हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का सेकंड चैप्टर फिनिश करेंगे एक ही दिन में 2 क्लासेस रिकॉर्ड करके। वेलकम टू एजू ग्रोथ विद सुधीर मित्तल। आज का हमारा टॉपिक होगा नंबर 2.3। इससे पहले हम शुरू करें, इस चैप्टर की लिस्ट ऑफ टॉपिक हम लोग एक बार देख लेते हैं। 2.1 ये क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपके लिए आपने देख ली होगी। इकोनॉमिक प्लानिंग और कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, इसके बारे में थी ये क्लास। 2.2 1950 से लेकर 1990 तक एग्रीकल्चर की क्या स्टेट थी, इंडिया में कैसी अवस्था थी, वो भी हम पढ़ चुके हैं 2.2 में। आज जो टॉपिक आएगा इस वाली क्लास में 2.3 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द सेम पीरियड। एंड आज ही जो हम रिकॉर्ड करेंगे एक और क्लास 2.4, उसके अंदर होगा फॉरेन ट्रेड की क्या पोजीशन थी इंडिया की 1950 टू 1990 तक। इसके बाद हमारा आएगा एग्जाम सीरीज इस चैप्टर का, जो कि आपको ज़रूर देखना चाहिए अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन देखने के लिए। इन सभी टॉपिक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिया हुआ है। आप वहां पर जाकर किसी भी टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं, इससे आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। आज का टॉपिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फ्रॉम 1950 टू 1990, इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। वाई इंडस्ट्रीज वर इम्पॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों था उस समय जब हमको इंडिपेंडेंस मिला। पहला पॉइंट देखिए, बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कुड बी ओवरकम ओनली बाई वे ऑफ सेटिंग अप मोर इंडस्ट्रीज। चैप्टर नंबर 1 में हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा इकोनॉमी का स्टेट बिल्कुल ठीक नहीं था, और हम एक बैकवर्ड इकोनॉमी थे, और उससे ऊपर उठने के लिए, उससे अपना ज़्यादा अच्छा तरीके से अपने आप को स्टार्ट करने के लिए ये ज़रूरी था कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंस कम हो, और हमारी पॉपुलेशन यानी कि, या फिर अगर हम कहें लेबर फोर्स का ज़्यादातर हिस्सा इंडस्ट्री की तरफ भी आए। तो इसके लिए ज़रूरी था कि इंडिया में प्रॉपर इंडस्ट्रियल सेटअप हो, नई नई फैक्ट्रीज लगें, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे यहाँ पे होना बहुत ही ज़रूरी था। और देखते हैं, इंडस्ट्रीज कुड हेल्प रिड्यूस डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। हम इससे पहले वाले टॉपिक में, टॉपिक 2.2 में आपको पढ़ा चुके हैं कि एग्रीकल्चर में क्या था। इस सेक्टर में फैमिली के सभी लोग एक ही खेत में काम कर रहे होते थे, तो उस खेत में या उस ज़मीन पर, लैंड पर जितने लोगों की रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर काम करते थे। दैट मीन्स देखने में लगता था कि सब लोग एम्प्लॉयड हैं, लेकिन जो वहाँ पे एक्सेस लोग काम कर रहे थे वो एक्चुअल में अनएम्प्लॉयड थे, बिकॉज उनकी प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं थी। अगर वो काम ना भी करते वहाँ पर, तो भी वहाँ पर उस लैंड पर उतनी ही प्रोडक्शन हो पाती। तो ये जो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी इंडिया में, इसको भी दूर करने के लिए हमारी कंट्री में प्रॉपर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना बड़ा ज़रूरी था। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्री प्रोवाइडेड मोर स्टेबल इनकम दैन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर रेनफॉल पर डिपेंड करती थी, तो वहाँ से रेगुलर इनकम आना इतना सर्टेन नहीं था। किसी साल अच्छी इनकम हुई किसानों की, किसी साल नहीं हुई। इवन आज के टाइम में भी ऐसा ही है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट, अगर इंडस्ट्री में कोई बंदा जॉब करता है तो उसको हर महीने उसकी सैलरी या वेजेस जो भी है वो मिलेगा ही मिलेगा उसको। तो स्टेबल इनकम अगर किसी फैमिली को चाहिए, तो वो ज़रूरी है कि वहाँ पे कोई एक आदमी, फैमिली का एक मेंबर तो कम से कम किसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड भी हो। उस टाइम पे ऐसा लग रहा था गवर्नमेंट को भी। तो डेफिनेट सी बात है, इंडस्ट्री से होने वाली जो इनकम थी वो ज़्यादा स्टेबल थी एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर। और देखिए, industrialization promotes modernization, which would help the country in all sectors, including agriculture and service sector. जैसे जैसे कंट्री में इंडस्ट्री बढ़ती, वैसे वैसे ये भी एक्सपेक्टेशन था कि कंट्री में जो और सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर है या सर्विस सेक्टर है, उनमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज में होने वाली इम्प्रूवमेंट, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से नई नई मशीनें बनेंगी, नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, नए नए इक्विपमेंट्स बनेंगे। उन सब की हेल्प से जो एग्रीकल्चर है, उसकी हेल्प से जो सर्विस सेक्टर है, इन दोनों का भी अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो पाएगा। ऐसा हमने एक्सपेक्ट किया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट करते वक्त। आगे देखते हैं, वाई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट, या आप कहें कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, या शॉर्ट में PSU, नीडेड फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। एक क्वेश्चन आता है कि
इंडिया में इंडिपेंडेंस के समय ऐसा क्यों फील किया गया कि पब्लिक सेक्टर दैट मीन्स गवर्नमेंट कंपनीज का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर हमको इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहिए तो यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है ना ये वाला स्टेट, इस स्टेट का मतलब क्या होता है? देखिए स्टेट के कई सारे मीनिंग है इंग्लिश में। एक तो आपको पता ही है हरियाणा स्टेट, राजस्थान स्टेट, इस तरह से। और एक स्टेट का मतलब होता है अवस्था, दैट मीन्स हम किस स्टेट में हैं, हम किस स्टेटस में हैं। जो स्टेटस वर्ड है वो स्टेट से ही बना है, तो हम किस अवस्था में, उसके लिए भी स्टेट आता है। और एक और मीनिंग होता है स्टेट का, मीन्स गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को भी इसी स्पेलिंग में स्टेट कहा जाता है। मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए। तो स्टेट वर्ड से यहाँ पर जो मीनिंग है वो गवर्नमेंट से है। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं। पब्लिक सेक्टर रिप्रेजेंट्स द बिजनेसेस ओपन्ड एंड रन बाय गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर का मतलब है गवर्नमेंट कंपनीज। ये क्या होती हैं बेसिकली? ये ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनको ओपन किया है और जिनको चलाया जा रहा है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। देयर एम इज टू इंक्रीज सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट क्यों कंपनीज खोलती है? गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ी कंपनीज खोल के काम करने की? गवर्नमेंट तो अपना सरकार चलाए, अपना शासन करे पूरे कंट्री पर। तो गवर्नमेंट इसलिए बिजनेसेस ओपन करती है क्योंकि उसको सोशल वेलफेयर करना होता है। पब्लिक सेक्टर को या गवर्नमेंट सेक्टर को जब ये भरोसा होता है कि प्राइवेट सेक्टर ठीक ठीक काम नहीं कर पाएगा सोशल वेलफेयर के लिए, तब गवर्नमेंट को खुद से उतरना पड़ता है, अपनी कंपनीज खोलनी पड़ती हैं और फिर लोगों को वो सर्विसेज देनी होती हैं जो कि ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी, लेकिन लोगों को उनकी रिक्वायरमेंट थी। प्राइवेट सेक्टर रिप्रेजेंट्स businesses opened and run by individuals. Their aim is to maximize profits. अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। पब्लिक तो हमने कर लिया, प्राइवेट सेक्टर जो होता है उसमें जो कंपनीज ओपन करते हैं, चलाते हैं, वो इंडिविजुअल्स लोग चलाते हैं अपने अपने लिए। उनका एक ही एम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ इकट्ठा करना। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का ये दोनों का एक बड़ा डिफरेंस है अगर एग्जाम में आ जाए तो, कि पब्लिक सेक्टर का पर्पस होता है सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करना और प्राइवेट सेक्टर का पर्पस होता है अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, देखते हैं। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल इन प्राइवेट सेक्टर। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि वो क्या कारण थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू करने के लिए पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज पे ज़्यादा भरोसा करना अच्छा समझा। तो उसका हमारा पहला रीज़न है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल इन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जो इंडिपेंडेंस होने के बाद काफ़ी कम लोग थे इंडिया में जो जिनके पास थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा था। यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है, at the time of independence, Tata and Birlas were only two renowned private entrepreneurs. Therefore, government had to put itself into the establishment of industries. किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए, उसको रन करने के लिए काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो जनरली उस समय इंडिया के लोगों के पास पैसा नहीं होता था सिवाय एक या दो फैमिलीज़ के। तो ऐसे केस में इंडस्ट्री शुरू करने की जो जिम्मेदारी हुई वो गवर्नमेंट की ही हुई कि गवर्नमेंट तो अपने तरह से अफोर्ड कर सकती है ना पैसा लगाने को। तो गवर्नमेंट ने जैसे भी पैसा अरेंज किया और इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया इंडिया में। तो कैपिटल की शॉर्टेज होना प्राइवेट सेक्टर में ये एक कारण था जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को एम्फसाइज किया। पॉइंट नंबर 2 देखिए, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। द लेवल ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स इन इंडिया वॉज लो। यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट का मतलब होता है इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब होता है मोटिवेशन, इस सेंस में। तो लो मोटिवेशन टू इन्वेस्ट, प्राइवेट सेक्टर के पास एक तो पहले से ही इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे कम थे, तो वो उस पैसे को उसी जगह लगाना चाहते जिस जगह पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता। तो कम प्रॉफिट वाली चीज़ों पर वो अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए भी गवर्नमेंट को नीड फील हुआ कि गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी लगाई जाए ताकि लोगों की सर्विस, लोगों का जो सोशल वेलफेयर है वो पूरा किया जा सके। तो एक ये कारण था। थर्ड देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट का एक और भी मेजर पर्पस होता है कि इकोनॉमी में ऐसा ही नहीं है कि केवल जीडीपी बढ़ाना है और इकोनॉमी का साइज बड़ा करना है, ऐसा ही नहीं है। ये तो है ही है, साथ में गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना होता है कि एक तरह के लोग दूसरे तरह के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना करें। तो इसको हम कहते हैं सोशल जस्टिस। और सोशल वेलफेयर क्या होता है? ये भी सेम है कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, जो गरीब लोग हैं उन तक बेनिफिट्स पहुँचे, उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिले, एजुकेशन भी मिले, हेल्थ केयर भी मिले। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं गवर्नमेंट के। तो जो गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव्स थे सोशल जस्टिस का और सोशल वेलफेयर का,
ये प्राइवेट सेक्टर के थ्रू अचीव करना बड़ा मुश्किल था। क्यों? क्योंकि वो लोग तो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर, दैट मीन्स गवर्नमेंट कंपनीज को इस्टेब्लिश किया ऐसी चीज़ों को चलाने के लिए, ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन करने के लिए जो सोशल जस्टिस को और सोशल वेलफेयर को अचीव करने में हेल्प करती थी। अब यहाँ पर एक बहुत खास बात हुई कि 1956 में इंडिया ने अपना नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पास किया पार्लियामेंट में। ये क्या था, इसकी बैकग्राउंड समझ लीजिए। हमने आपको 2.1 टॉपिक में पढ़ाया हुआ है कि 1948 में, दैट मीन्स ऑलमोस्ट एक साल के बाद जब हमको इंडिपेंडेंस मिला, तो एक साल के बाद हमने एक इंडस्ट्रियल लॉ कुछ इस तरह से पास किया था 1948 में। तो उसमें कुछ कमियां थी जिसके मद्देनज़र ये देखा गया कि उसमें जो लिखा था वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट के पर्पस सर्व नहीं कर पा रहा था। इसलिए जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था जो कि 1951 में स्टार्ट हुआ था, तो जब वो 1956 में ख़त्म हुआ तो इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के ख़त्म होने होने तक गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि हमारा एक्चुअल में नया वाला इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसा होना चाहिए। इसलिए सेकेंड 5 ईयर प्लान के स्टार्टिंग में 1956 में गवर्नमेंट ने नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जिसको हम शॉर्ट में आईपीआर बोलते हैं, इसको पास किया। इसमें और क्या क्या पॉइंट्स हैं हम लोग पढ़ लेते हैं। आफ्टर इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर्ड इन 1948, जो मैंने आपको भी बताया, द फास्ट चेंजिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिनेरियोज इन इंडिया मेड द गवर्नमेंट टू अडॉप्ट अ न्यू आईपीआर ऑन 30 अप्रैल 1956। जो इंडिया में पहला वाला आया था रेजोल्यूशन इंडस्ट्री के बारे में, पॉलिसी बनी थी 48 में, 1948 में, उसको तो इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन अगले 8 सालों में ये समझ में आ गया गवर्नमेंट को कि अब हमको चेंजेस भी करने पड़ेंगे, क्योंकि उस टाइम पे जो बना था वो बहुत परफेक्ट नहीं था। अब जो बना आज के हिसाब से 1956 के हिसाब से, इस टाइम के हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा था। तो गवर्नमेंट ने नया रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में पास किया। पॉइंट नंबर 2 देखिए, दिस न्यू आईपीआर was the basis of our second 5 year plan। मैंने आपको बताया ना, सेकेंड 5 ईयर प्लान जिसका टेन्योर था 1956 टू 1961, ये तो बेस्ड ही था नए आईपीआर पर, यानी कि नए वाले इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पर। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि गवर्नमेंट का कितना ज़्यादा फोकस था इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, कि उन्होंने 5 ईयर प्लान का पूरा डायरेक्शन बेसिस ही उन्होंने आईपीआर पे रखा। जो आईपीआर 1956 था, ये इसने प्रिस्क्राइब किया 3 अलग अलग तरह के शेड्यूल्स। एक डॉक्यूमेंट था बड़ा सा, मतलब बुकलेट टाइप से थी, उस बुकलेट में 3 अलग अलग शेड्यूल्स थे, ए, बी और सी। तो इन्होंने एक इंडस्ट्री को ना क्लासीफाई किया कि ए तरह की इंडस्ट्री कौन सी होगी, इन्हें कौन चलाएगा, आगे डिस्कस करेंगे, हम कर ही लेते हैं। तो देखिए, शेड्यूल जो ए था इस आईपीआर 1956 में, इस शेड्यूल ए में क्या हुआ कि 17 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज को मेंशन किया गया, और इन इंडस्ट्री के बारे में गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई कि इन इंडस्ट्री को सेटअप करना और इनको रन करना, चलाना केवल और केवल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। इसमें कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी काम नहीं कर सकती, क्लियरली बोल दिया गया। तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी? आर्म्स एंड एम्यूनिशन, जो युद्ध होते थे, युद्ध में जितना भी सामान हमारे इंडिया में बन पाता था उस समय, कोई गन्स हैं या कोई गोला बारूद, इस तरह से एम्यूनिशन एंड आर्म्स, तो ये सब की मैन्युफैक्चरिंग केवल गवर्नमेंट करेगी, कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी नहीं करेगी। सेकंड, एटॉमिक एनर्जी, जो ये न्यूक्लियर पावर से जो एनर्जी से जो चीज़ें बनती हैं, चलती हैं, वो सारा काम गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। हैवी एंड कोर इंडस्ट्रीज, दैट मीन्स जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि स्टील इंडस्ट्रीज है ना, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कहा कि ये सब चीज़ें हमारे पास रहेंगी और कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी काम नहीं करेगी। ऐसे ही एयरक्राफ्ट बनाने के लिए कोई फैक्ट्री है, या कोई क्रूड पेट्रोलियम के लिए कोई कंपनी है, या रेलवेज को चलाने के लिए कोई कंपनी है, या शिपिंग के लिए कोई कंपनी है, ये सब कंपनीज गवर्नमेंट के पास ही रहेंगी। एनी प्राइवेट कंपनी विल नॉट वर्क इन दीज 17 एरियाज। तो ये जो यहाँ पे 17 तो हमने मेंशन नहीं किए, आप इतने याद कर लें काफ़ी है। तो उनमें से जो मेन थे हमने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए, ठीक है। तो ये हमने बात करी शेड्यूल ए की, जो आईपीआर 1956 में मेंशन था। अब बात करते हैं शेड्यूल बी की। देखिए, शेड्यूल बी ने क्या किया कि 12 अलग और तरह की इंडस्ट्रीज के नाम बताए, जिसमें क्या होना था, विच वर टू बी प्रोग्रेसिवली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। स्टेट वर्ड फिर से यहाँ पे गवर्नमेंट से मतलब है। हाउ एवर द प्राइवेट सेक्टर could supplement the efforts of the state. These industries were mining, fertilizers, aluminium, machine tools, etc.
जो ऐसी इंडस्ट्रीज थी 12 जो शेड्यूल बी में मेंशन थी उस आईपीआर के, उन इंडस्ट्रीज के बारे में कहा गया कि ये इंडस्ट्री को चलाना और उनको स्टैब्लिश करना होगा तो एक गवर्नमेंट के ही हाथ में, लेकिन इनके लिए सप्लीमेंट करना, जैसे कि इनके लिए कंपोनेंट्स बना के देना, इनके लिए कोई सपोर्ट करना, तो वो प्राइवेट सेक्टर में काम हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने 12 तरह की इंडस्ट्रीज को बताया कि चलाएंगे तो हम, लेकिन सपोर्ट के लिए प्राइवेट सेक्टर इसमें रोल प्ले कर सकता है। अब बात करते हैं शेड्यूल सी की। शेड्यूल सी में क्या था बता देते हैं। लेफ्ट ऑल रिमेनिंग इंडस्ट्रीज ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर। अब ये 17 शेड्यूल ए में और 12 शेड्यूल बी में, इन सबको मिला दें और जो इनको छोड़ के बाकी जो जितना बच गया वो सारा का सारा शेड्यूल सी में डाला गया और कहा गया कि इनके लिए कोई भी प्राइवेट कंपनी आराम से कंपनी को रन कर सकती है और जितना चाहे बिजनेस कर सकती है। तो ये 3 इसमें शेड्यूल्स थे आईपीआर 1956 में। शेड्यूल ए में 17 कंपनीज थी, 17 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज थी। शेड्यूल बी में 12 और जितनी बच गई वो सारी शेड्यूल सी में। इस तरह से ये आईपीआर के ऊपर एक क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि कब हुआ था स्टार्ट, तो आप कहेंगे 1956 में, और 3 तरह के शेड्यूल थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम इन इंडिया। अब ये एक स्पेशल बात हुई उस टाइम के इंडिया में जब इंडिया को आज़ादी मिले ज़्यादा समय नहीं हुआ था और इंडिया को बहुत फास्ट स्पीड से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना था। साथ में एक चीज़ और एंश्योर करनी थी कि स्पीड में इंडस्ट्री को ग्रो करते करते ऐसा ना हो जाए कि फिर से सारी की सारी इंडस्ट्रीज कुछ पावरफुल लोगों के हाथ में आ जाएं और बाकी सब लोग ऐसे ही रह जाएं। तो ऐसा ना हो जाए, तो इस बात को इंश्योर करने के लिए इंडिया ने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया। ये क्या था, कैसे काम किया इसने, हम बात करते हैं अभी। देखिए पॉइंट 1 में हम कह रहे हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम इन इंडिया वाज रेगुलेटेड अंडर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑल्सो कॉल्ड IDRA, IDRA 1951। तो जो भी इंडस्ट्री को लाइसेंस कैसे दिया जाएगा, लाइसेंस किन के लिए कंपलसरी है, वगैरह वगैरह, जितने भी रूल्स थे, कानून था, ये हमारा एक IDRA, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, इसमें हमने ये सब स्पेसिफाई किया। नो न्यू फर्म और इंडस्ट्री कुड बी ओपनड विदाउट गवर्नमेंट लाइसेंस। गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि कोई भी आपको फर्म खोलनी है, कोई बिजनेस शुरू करना है, कोई इंडस्ट्री ओपन करनी है, कोई फैक्ट्री लगानी है, आप नहीं कर सकते जब तक आप गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं लोगे। तो इन ऑर्डर टू प्रमोट रीजनल इक्वलिटी, ठीक है, इजी लाइसेंसिंग, टैक्स बेनिफिट्स एंड चीपर इलेक्ट्रिसिटी वाज प्रोवाइडेड इफ द इंडस्ट्री वर टू ओपन इन एन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया। अब गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज ओपन करनी है, अच्छी बात है, तो गवर्नमेंट ने लाइसेंस भी देना शुरू कर दिया कि लाइसेंस के बिना फैक्ट्री नहीं चलाओगे, ये भी अच्छी बात है। लेकिन इस चीज़ को कैसे रोके हैं कि मान लीजिए अभी एग्जांपल आप लीजिए कि उस समय दिल्ली एनसीआर, जो आज के टाइम में जिस एरिया को हम दिल्ली एनसीआर बोलते हैं, मान लीजिए ये तो अच्छा डेवलप्ड है, यहाँ पे अच्छी अच्छी रोड्स हैं और यहाँ पे खूब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो सभी लोग तो इसी एरिया में अपनी फैक्ट्री लगाना चाहेंगे ना। जो इससे थोड़ा 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर दूर जाएं तो वहाँ पे तो जो डेवलपमेंट नहीं हुई उस समय तो बिल्कुल भी नहीं थी, तो उन एरिया को कैसे डेवलप करेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसे एरिया जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे, जैसे ऐसे स्टेट्स भी, जैसे पूरा पूरा स्टेट ही बैकवर्ड है, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश, बिहार, है ना, तो ये जो एरियाज थे ये बैकवर्ड थे, तो गवर्नमेंट ने ऐसे एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लोगों को मोटिवेट किया, उनको फैसिलिटीज दी एक्स्ट्रा। क्या क्या, गवर्नमेंट ने बोला आपको जो लाइसेंस है ना आपको बहुत आसानी से फटाफट से मिल जाएगा अगर आपने उन एरियाज में फैक्ट्री खोली तो। सेकंड, आपको टैक्सेस में बेनिफिट मिलेंगे, यानी कि आप अगर किसी और एरिया में फैक्ट्री खोलेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। आप जो गवर्नमेंट बता रही है कि ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पर आकर आप इंडस्ट्री खोलेंगे तो आपको टैक्सेस की लायबिलिटी कम होगी। फिर ऐसे एरियाज में ओपन करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी थी मशीनों को चलाने के लिए, तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी चीपर रेट्स पे गवर्नमेंट ने अवेलेबल कराई ऐसी फर्म्स को, ऐसी इंडस्ट्रीज को। तो बैकवर्ड एरिया को डेवलप कराने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, उनमें ये भी था। ये सब इन्होंने क्यों किया, क्योंकि गवर्नमेंट को प्रमोट करना था रीजनल इक्वालिटी, कि गवर्नमेंट चाहती थी कि कंट्री में कोई ऐसा ना रहे कि कोई एरिया तो बहुत डेवलप्ड है और कुछ एरिया पे किसी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ऐसा ना हो जाए। तो सभी एरिया का समान विकास हो, समान इक्वल डेवलपमेंट हो, इसलिए गवर्नमेंट ने इस तरह की स्कीम्स निकाली। और देखते हैं, ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस वाज मैंडेटरी
ठीक है, मैंने आपको बताया ना, बिना लाइसेंस के कोई भी फार्म ओपन नहीं कर सकते। किस किस के लिए मैंडेटरी था? स्टार्टिंग अ न्यू इंडस्ट्री, अगर आपको नया फैक्ट्री खोलना है तो उसके लिए कंपलसरी है। आपको एक पुरानी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना है, पुरानी फैक्ट्री को आपने पहले से ही इस्टेब्लिश की हुई है, आपको उसका साइज बड़ा करना है, उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, ज़्यादा मशीनें खरीदनी है, तो इसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। थर्ड, अगर किसी इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाई करना है, डाइवर्सिफाई मीन्स कोई इंडस्ट्री मान लीजिए पेपर का प्रोडक्शन करती है, पेपर जो आपका राइटिंग पेपर होता है, नोटबुक का जो पेपर होता है उसका प्रोडक्शन करती है, और साथ में वो चाहें कि हम लोग ना कार्डबोर्ड के बॉक्सेस भी बनाना शुरू कर दें, तो ये क्या हो गया? डाइवर्सिफिकेशन हो गया। तो अगर किसी को ऐसा डाइवर्सिफिकेशन करना है तो भी आपको गवर्नमेंट का नया लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें थी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी की हुई थी नई नई इंडस्ट्रीज और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज के लिए भी। और देखें, the purpose of the government was to ensure the allocation of scarce national resources for the maximization of social welfare and not for the maximization of private profits। क्या मतलब है इस बात का? बहुत सिंपल है, आप पढ़ के समझ गए होंगे, हालांकि मैं बता भी देता हूँ। गवर्नमेंट ने ये सब जो चीज़ें की, लाइसेंसिंग का जो सारा सेटअप बनाया, लाइसेंसिंग का एक सिस्टम बनाया, ये सब क्यों किया? गवर्नमेंट चाहती थी कि जो हमारे कंट्री में रिसोर्सेज हैं, जो स्कार्स हैं, रिसोर्सेज तो हमेशा स्कार्स होते हैं, और जो इंडिपेंडेंस के टाइम तो और भी ज़्यादा स्कार्स थे, और भी ज़्यादा उनकी शॉर्टेज थी। तो ऐसे शॉर्टेज में होने वाले रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो कंट्री के इंटरेस्ट में हो, ना कि किसी पर्टिकुलर फैमिली या किसी पर्टिकुलर बिजनेस हाउस को और अमीर बनाने के लिए हो। तो गवर्नमेंट ने इसलिए ये सब किया कि कोई भी नया फैक्ट्री लाइसेंस के बिना ओपन नहीं होगा, ताकि गवर्नमेंट के पास पूरा पूरा रिकॉर्ड रहे कि किस किस ने कब कब नया नया कंपनी कहाँ कहाँ खोला। तो इस तरह से इस डेटा को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने इस तरह से रेगुलेशंस बनाए। गवर्नमेंट का पर्पस क्या था? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। आपको ध्यान रहे, हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा कि लाइसेंसिंग सिस्टम, दैट मीन्स इंडस्ट्री को लाइसेंस देने का सिस्टम इंडिया में उस समय कैसा डिजाइन किया गया, जब हम 1950 से लेकर 1990 तक हम लोग पीरियड को स्टडी करते हैं। आगे देखते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हमारे कंट्री में बड़ी ज़रूरत थी इस बात की कि केवल ऐसा ना हो जाए कि जो बड़े स्केल की इंडस्ट्रीज हैं, लार्ज स्केल की, वही डेवलप हों। ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा ग्रोथ के लिए, फास्टर ग्रोथ के लिए इकोनॉमी के नीड था कि हमारे कंट्री में स्मॉल स्केल या माइक्रो इंडस्ट्रीज भी हमारे कंट्री में डेवलप किए जाएं। तो इसके लिए हमने क्या क्या स्टेप लिए उस समय की गवर्नमेंट ने, देखिए। क्राइटेरिया फॉर एन एसएसआई। 1951 में हम किस तरह की इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते थे वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसमें फर्म में इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपीस तक हो, 5 लाख या 5 लाख से कम, इतने रुपीस की इन्वेस्टमेंट से जो कंपनी की बनाई गई है, इतने की कैपिटल से, तो वो हमारी स्मॉल स्केल या एसएसआई कहते थे हम उसको। आज के टाइम में चूंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है तब से लेके अब तक, तो ये जो क्राइटेरिया था 5 लाख रुपीस का, ये अब रिवाइज हो चुका है। अब क्या है कि अब ये है कि किसी भी कंपनी में या फर्म में 10 करोड़ रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट हो और उसकी एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा ना हो, तो उसको हम एसएसआई या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे। 10 करोड़ रुपीस तक का कैपिटल एंड 50 करोड़ रुपीस तक का उसका एनुअल टर्नओवर, तो उसी को हम लोग एसएसआई का नाम देते हैं। और उसी को गवर्नमेंट की तरफ से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इनसे अगर इस लिमिट से क्रॉस हो गया तो उनको फिर बेनिफिट नहीं मिलते। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। एलएसआई, हमने टॉपिक है हमारा एसएसआई, स्टार्टिंग में हमने एलएसआई की बात कर रहे हैं ये बताने के लिए कि एसएसआई की नीड क्या थी। एलएसआई दैट मीन्स लार्ज स्केल इंडस्ट्री सच एज आयरन एंड स्टील, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, माइनिंग, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, पब्लिक कंस्ट्रक्शन जैसे कि एनसीसी कंपनी है एक, हाँ, एटसेट्रा, वॉज नेसेसरी फॉर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। कंट्री में इंडस्ट्री को ग्रो कराने के लिए, कंट्री में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? रोड्स होने चाहिए, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, इंश्योरेंस, बैंकिंग और तरह तरह की सुविधाएं होनी चाहिए ताकि इंडस्ट्री को ग्रो करने में हेल्प मिले। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एलएसआई दैट मीन्स लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया, और लार्जली ज़्यादातर उस इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने ही डेवलप किया। आगे देखते हैं। अब बात हम कर रहे हैं जिसका हम मेन पॉइंट था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑन द अदर हैंड वाज इम्पॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल्सो फॉर प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि
लास्ट वाले पॉइंट में हमने बताया कि एलएसआई तो क्यों इंपॉर्टेंट थी, कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, लेकिन एसएसआई क्यों इंपॉर्टेंट थी? एसएसआई इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकें और सोशल जस्टिस हो सके। क्यों? क्योंकि अगर जो अमीर फैमिली है कुछ गिनी चुनी, अगर वही और ज़्यादा पावरफुल बनती रहें और गरीब का हालत ना सुधरे तो वो भी कंट्री के लिए बेकार ही है। तो सोशल जस्टिस दैट मीन्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इसको भी एंश्योर करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करना बड़ा ज़रूरी था। देखिए आगे हमने यहाँ पे क्या लिखा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री वॉज कैपिटल इंटेंसिव एंड देयरफॉर dominated by PSUs and big industry houses like टाटास, बिरलास एसेट्रा। सिंपल सी बात है, अगर लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री होगी, जैसे मान लीजिए कोई स्टील प्लांट लगाना है, तो स्टील प्लांट में तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो इतना इन्वेस्टमेंट करने की कैपेबिलिटी केवल दो के पास थी उस समय। या तो गवर्नमेंट खुद से लगाए अपना पैसा लगा करके, या फिर जो गिने चुने एक दो तीन या कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल फैमिली थी, बड़ी बड़ी बिजनेस हाउसेस थे, वो लगाए, टाटा बिरला जैसे। तो ये तो ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमने लिखा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वॉज लेबर इंटेंसिव। स्मॉल स्केल में क्या होता है कि कम मशीनों से और ज़्यादा लेबर को काम करा करके, ज़्यादा लेबर हायर करके वो अपना फैक्ट्रीज को रन करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट तभी तो जनरेट होगी एसएसआई में, कि मशीनें कम हैं और लोग ज़्यादा हैं काम करने के लिए, तो ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल रही है, ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिल रही हैं। तो हमने यहाँ पर वही लिखा, एसएसआई जो थे वो हमारे लेबर इंटेंसिव थे, इसलिए देयरफॉर वो आसान थे स्टार्ट करने के लिए और चलाने के लिए। एसएसआईज प्रमोटेड इंटर रीजनल इक्वलिटी। देखिए जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी वो तो बहुत बड़ी होगी, और वो ऐसा नहीं कि हर जगह जगह आप उसको खोल सको, वो कंट्री के किसी खास पर्टिकुलर हिस्से में ही रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर स्टील प्लांट है तो वो ऐसी माइन के पास ही खोलना पड़ेगा जहाँ पर स्टील का नीचे से एक्सप्लोरेशन किया जाता है। लेकिन एसएसआई जो है, एसएसआई का क्या फ़ायदा है कि वो कंट्री के किसी भी हिस्से में आप खोल सकते हो, कोई छोटा फैक्ट्री है ना, इसलिए। तो हर एक रीजन को इक्वली डेवलप करना अगर ज़रूरी है तो उसके लिए एसएसआई ने बड़ा मेजर रोल प्ले किया, कि जहाँ चाहो वहाँ पे आप छोटा लेवल का एक फैक्ट्री या छोटा लेवल का कुछ वर्कशॉप इस तरह से आप ओपन कर सकते हो। तो जहाँ पर एलएसआई नहीं पहुँच पाते थे वहाँ पर एसएसआई पहुँचकर इंडिया का इक्वल डेवलपमेंट, हर रीजन का इक्वल डेवलपमेंट करने में रोल प्ले कर रहा था। ठीक, आगे देखते हैं। पॉइंट 5, इंडस्ट्रियल कंसेशंस टू एसएसआई। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट ने किस तरह की उनको सपोर्ट किया, किस तरह से उनको कंसेशंस दिए, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। द गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड द एसएसआईज फ्रॉम एलएसआईज बाय वे ऑफ, ये बात क्यों आई यहाँ पर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम एलएसआई। देखिए लार्ज स्केल की कंपनी के पास ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन कर पाएगी, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर पाएगी। जबकि एसएसआई के पास काम करने का जो मेथड है, ज़्यादातर हाथों से काम करने के मेथड होते हैं, और वो उतना अच्छा फिनिशिंग वाला मेटेरियल भी नहीं प्रोड्यूस कर सकती, उसकी क्वांटिटी भी कम होती है। तो अगर कॉम्पिटिशन करा दिया जाए फ्री, दैट मीन्स तो फिर तो एलएसआई जीत जाएगी ना, जो स्मॉल स्केल है वो बंद हो जाएगा, सभी लोग एलएसआई का, लार्ज स्केल वाली इंडस्ट्री का प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, स्मॉल स्केल को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी लार्ज स्केल से सुरक्षा करने के लिए, उसको बचाने के लिए कंपटीशन से, गवर्नमेंट ने कुछ कंसेशंस दिए, कुछ सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया एसएसआई के लिए। क्या क्या था इसमें देखते हैं। रिजर्विंग सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स ओनली फॉर द एसएसआईज। गवर्नमेंट ने कानून पास कर दिया कि ये अगर प्रोडक्ट बनेंगे, कुछ पर्टिकुलर टाइप की लिस्ट थी उसमें, अगर इस तरह के प्रोडक्ट बनेंगे तो वो केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के द्वारा ही बनाए जाएंगे, कभी भी उनमें लार्ज स्केल इंडस्ट्री कंपटीशन नहीं देगी, उनको बनाएगी ही नहीं। ठीक है, पहला पॉइंट तो हो गया ये वाला, तो ये तो अच्छा हो गया। और देखते हैं, लेविंग लोअर रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। अगर सिमिलर प्रोडक्ट भी है, कि मान लीजिए एलएसआई भी बना रही है और एसएसआई भी बना रही है, तो स्मॉल स्केल को कम टैक्स भरना पड़ता था एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल वाली कंपनी के। तो ये भी उनको एक फ़ायदा हुआ गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ। थर्ड देखिए, प्रोवाइडिंग बैंक लोन्स एट चीपर इंटरेस्ट रेट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वालों को बैंक से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन भी देना पॉसिबल कराया गया, ताकि वो अपनी कंपनी को ईजीली चला सके। प्रोवाइडिंग चीपर इलेक्ट्रिसिटी। गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सस्ते दामों पर बिजली भी दिए, ताकि वो जो भी उनके पास छोटी मोटी मशीनें हैं उनको वो और भी कम खर्चे पर चलाकर और सस्ते प्रोडक्ट बना करके मार्केट में अपने आप को सर्वाइव करा सकें।
तो एसएसआई को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए। लास्ट में एक काम और क्या, अनाउंसिंग टैक्स हॉलीडेज। गवर्नमेंट ने ऐसी एसएसआई को टाइम टू टाइम, लगातार तो नहीं दिया, टाइम टू टाइम इनको टैक्स हॉलीडेज भी दिए। ये क्या होते हैं जी टैक्स हॉलीडेज? एक पर्टिकुलर, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको टैक्स नहीं भरना, या आपको टैक्स कम भरना है, आपको टैक्स में डिस्काउंट मिलेगा, इस तरह से। तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, ऐसा स्कीम निकाला कि अगर आप इस रीजन में या इस वाले पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए स्मॉल स्केल आप फर्म को इस्टेब्लिश करोगे तो आपको टैक्सेस में ये बेनिफिट मिलेंगे, आपको टैक्सेस कम पे करने पड़ेंगे। इस तरह से स्मॉल स्केल को गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रमोट किया कंट्री में। और एक्चुअल में आप अगर देखोगे ना, किसी भी डेवलप्ड कंट्री में अगर जो वो हमसे आगे आज के समय में दिखाई देता है, जैसे कि जापान है, तो वो एक्चुअल में जो उसकी स्टार्टिंग की स्टोरी है ना, वो एसएसआई से ही वो चला है कंट्री। उन्होंने एसएसआई के बेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बेस पर ही इतना ग्रोथ वो लोग कर पाए हैं। पूरी तरह से लार्ज स्केल पे अगर कोई डिपेंड करे तो वो कंट्री ग्रोथ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि एलएसआई जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, इंक्लूडिंग करप्शन एंड इनएफिशिएंसी। तो वो भी हम बात करेंगे बाद में। और अभी इस स्लाइड पे हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश किया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जाए, ताकि कंट्रीज का जो डेवलपमेंट है वो हर रीजन में इक्वली ढंग से हो सके। और देखिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल फ्रॉम 1950 टू 1990। ये देखिए कि हम अब यहाँ पे ना अप्रेज कर रहे हैं, हम लोग ये असेसमेंट कर रहे हैं कि इन 40 सालों में हमारे इंडिया में क्या क्या हुआ, वो तो हमने पढ़ लिया। इस सबके करने से हमें क्या क्या फायदा हुआ भी कि नहीं हुआ, अब ये हम देख रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं कि इसके अच्छे इम्पैक्ट्स क्या थे। गुड इम्पैक्ट्स ऑफ whatever we did for the industry in these 40 years were: number 1, import substitution policy helped India reduce its import bill. इंडिया के इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे। उन इंपोर्ट्स से बचने के लिए गवर्नमेंट ने सब सारी प्लानिंग की थी कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंट्री में इंडस्ट्रीज डेवलप हों। ये किस स्कीम का पार्ट था? ये इस वाली स्कीम का पार्ट था कि गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारे इंपोर्ट जो चीज़ें हमको करनी पड़ती हैं वो इंपोर्ट ना करनी पड़े, वो हम अपने कंट्री में ही प्रोड्यूस कर पाएँ। तो इसको हम बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। दैट मीन्स हम लोग इंपोर्ट्स को अपने बनाए हुए प्रोडक्ट से सब्स्टिट्यूट करना चाहते थे। आगे देखें, स्ट्रक्चरल शिफ्ट। अब इंडिया में ना ये जो बड़ा ज़रूरी था इस बात का क्या, कि ज़्यादातर पॉपुलेशन पहले एग्रीकल्चर में लगी हुई थी ना। अब हम चाहते थे कि वो वहाँ से जो अननेसेसरी लोग हैं, वहाँ पर एक्स्ट्रा लोग लगे हुए एग्रीकल्चर में, वो वहाँ से हटकर इंडस्ट्री पे आए। तो अगर इंडस्ट्री में आएंगे तभी तो आएंगे जब इंडस्ट्री लगेंगी। तो इंडस्ट्री लगी कि नहीं लगी, तो ये कैसे पता चले हमें, इसका हम बता रहे हैं। तो इंडिया का जो जीडीपी में इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन था, कंट्री की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन था, वो 1950 या 51 में केवल 11.8% था। और आप इसको कंपेयर करेंगे इस 40 इयर्स के पीरियड के लास्ट में, दैट मीन्स 1990 टू 1991, यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन था ये 24.6% था। 11.8 से 24.6 मतलब डबल से भी ज़्यादा हुआ। Although it was not phenomenal, it was not something very much great to be happy about, but still it shows that we made some progress in these areas. और देखिए, PSUs, that means public sector undertakings or government companies, help the secondary sector to diversify a lot. ठीक है जी, we were no longer limited to only jute, कॉटन टेक्सटाइल एक्सेट्रा। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो गुड इम्पैक्ट था, वो एक ये भी था कि गवर्नमेंट कंपनीज ने बड़ा हेल्प किया पूरे इंडस्ट्री सेक्टर को डाइवर्सिफाई करने के लिए। इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारे कंट्री में इंडस्ट्रीज थी, वो केवल इस तरह की थी, जूट के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन, कॉटन के कपड़ों का प्रोडक्शन, और कुछ इस तरह के और भी इंडस्ट्रीज थी, बहुत लिमिटेड। तो उसी के तरह का था। लेकिन इन 40 ईयर्स में अब इंडिया में हर तरह की इंडस्ट्री काम कर रही थी, बिकॉज ऑफ द हेल्प गिवन बाय द PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। एक और फायदा हुआ इस तरह की डेवलपमेंट का जो हमें रियलाइज हुआ, वो क्या था? इमरजेंस ऑफ सनराइज इंडस्ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट इंडिया में होना स्टार्ट हो गया था इन 40 ईयर्स में, जो कि सनराइज इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग, फॉर एग्जांपल उस समय टेलीविजन या रेडियो, इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग,
ऑटोमोबाइल्स, जैसे कि इंडिया में 1990 तक कारें भी बनती थी और स्कूटर और मोटरसाइकिल्स तो थी ही थी। तो ये जो थी ना सनराइज इंडस्ट्री, तो इसका भी इमर्ज हुआ, मतलब ये भी हमारे इंडिया में सेटअप होना स्टार्ट हो गया। और देखिए ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, है ना। फॉर एग्जाम्पल इंडिया सॉ मोर एंड बिगर स्टील प्लांट्स। अब इन 40 ईयर्स में एक ये भी डेवलपमेंट हुआ कि जो उस समय लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से लगाई थी, उनका साइज धीरे धीरे बड़ा हुआ, काफ़ी बड़ा हो गया। मतलब स्टील प्लांट्स हैं या क्रूड पेट्रोलियम प्रोसेसिंग प्लांट हैं या ऑयल रिफाइनरीज हैं या फिर इस तरह की जो भी बहुत सारी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज होती हैं, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया, इनका साइज भी बड़ा हुआ, इन्होंने एक्सपेंशन खूब किया इन 40 ईयर्स में। तो ये थे हमारे गुड इम्पैक्ट्स। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थे हुआ हमारे कंट्री में, इसके बैड इम्पैक्ट्स क्या थे कंट्री के अंदर, या कुछ ऐसे टारगेट्स जो हमने बनाए तो थे स्टार्टिंग में पर हम उनको अचीव नहीं कर पाए, वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए पहला जो बैड इम्पैक्ट था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी का, जो हमने रियलाइज किया, वो था कि जो गवर्नमेंट कंपनीज थी ये स्लोली इन्वेडेड इनटू स्मॉल कंज्यूमर आइटम्स। ये बनाई तो गई थी इसलिए कि वो बड़ी बड़ी चीज़ें बनाएं जो कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज नहीं बना पा रही, लेकिन इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे ना वो छोटी छोटी चीज़ों को बनाने में भी लग गई। जैसे कि ब्रेड, आप हंसेंगे सुन करके कि ब्रेड को बनाने के लिए क्या मतलब गवर्नमेंट को कंपनी खोलनी पड़ेगी, पर ऐसा होता था। मॉडर्न ब्रेड नाम से आती थी और उसको मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट कंपनी करती थी। शूज, जूते बनाने की कंपनी भी मतलब गवर्नमेंट ने खोली। तो जो चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर कर सकता था, ऐसी चीज़ों में भी गवर्नमेंट की कंपनियां एंटर कर गई। ये बड़ा बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और भी यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। हॉस्पिटैलिटी, दैट मीन्स होटल हैं, इन होटल्स को रन करने में भी मतलब गवर्नमेंट ने अपनी कंपनीज को अलाउ कर दिया। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, मतलब छोटे छोटे टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स ना आपने देखे होंगे पुराने ज़माने में, ये भी गवर्नमेंट कंपनीज बनाने लगी। तो जो जिन चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ देना चाहिए था, उन चीज़ों को भी गवर्नमेंट कंपनीज बनाने लग गई। तो ये एक गलत पॉलिसी हमारे हमारे एंड से हुई। जस्ट 6% एनुअल इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट वॉज नॉट सो इम्प्रेसिव। इन 40 ईयर्स में 1950 से 1990 के बीच में जो एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ एनुअल, वो था केवल 6%। तो ये 6% काफ़ी कम है कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज़। तो हमको ज़्यादा स्पीड से ग्रो करना चाहिए था, तो हम उतनी स्पीड से ग्रो नहीं कर पाए। ये हमारा एक बैड इम्पैक्ट था। पॉइंट 3, द परमिट इंस्पेक्टर राज, परमिट बोलते हैं लाइसेंस को, इंस्पेक्टर राज अब बताऊंगा मैं भी, इंक्रीज करप्शन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जब गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि कोई भी कंपनी को आप बिना गवर्नमेंट के लाइसेंस लिए आप ओपन नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स क्या हुआ कि अब हर कंपनी को शुरू करने से पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और उस लाइसेंस लेने का मतलब है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वालों को खूब सारा आपको ब्राइब करना पड़ेगा, खूब सारा आप उनको ना करप्शन वाली प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको लाइसेंस मिलेगा। फिर लाइसेंस के अंदर क्या होता था कि हर साल या हर 6 महीने में गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से एक बंदा आके उस फैक्ट्री को इंस्पेक्ट करता था कि आप सब काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और वहाँ पे अलग तरह का करप्शन शुरू, जब तक उस इंस्पेक्टर को आप पैसे नहीं खिलाएंगे तब तक आपका वो जो लाइसेंस है वो रिन्यू नहीं होगा। तो ये बड़े समस्याएं थी। जो ये लाइसेंस वाला सिस्टम और जो ये इंस्पेक्शन वाला सिस्टम था, इसने हमारी इंडस्ट्रीज को बहुत एडवर्सली अफेक्ट किया और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में करप्शन को बढ़ाया। Cumbersome and time-taking process of obtaining a government license prevented many from starting a business. किसी के पास मान लीजिए काम करना उसको आता भी है, उसके पास पैसे भी हैं काम शुरू करने के लिए, लेकिन उसको जब वो देखता था ना कि यार लाइसेंस लेने में और इंस्पेक्शन कराने में तो बहुत मुश्किल होती है, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बिजनेस शुरू ही नहीं किया। तो ये भी एक इंडिया का एक बैड लक था कि जहाँ पर नया फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो सकती थी या नया छोटा बिजनेस भी कहें वो शुरू हो सकता था, तो वो नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दिस करप्शन इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। लास्ट पॉइंट देते हैं इस वाले टॉपिक का, बेटर इम्पैक्ट का। PSUs क्रिएटेड इनएफिशिएंट मोनोपोलीज इन द मार्केट। गवर्नमेंट, आपको हमने बताया ना शेड्यूल ए जो लास्ट टू लास्ट स्लाइड में था, शेड्यूल ए में 17 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज थी जिसको केवल गवर्नमेंट कंपनी ही चला सकती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट में वो वाला गुड्स या सर्विसेज सेल होंगी तो केवल एक कंपनी के द्वारा बनाई हुई होंगी। अब सिंगल कंपनी का ये सब बनाना, दैट मीन्स मार्केट में मोनोपोली हो जाना, और वो मोनोपोली भी किसकी, गवर्नमेंट कंपनी की। गवर्नमेंट कंपनी मतलब इनएफिशिएंट, उनका मैनेजमेंट इनएफिशिएंट था जिसकी वजह से वो
उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती थी और वो भी कंपनीज या तो बहुत कम प्रॉफिट पे काम करती थी या प्रॉफिट में आ ही नहीं पाती थी। तो ये बैड इम्पैक्ट्स थे हमारे इंडस्ट्री के, हमारी कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टोरी इन 40 ईयर्स के दौरान। तो इसके साथ हमारा टॉपिक नंबर 2.3 यहाँ पर फिनिश हुआ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक बाय बाय।